मैग्नेटिक सर्किट का हम पहला वाला क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2008 में आया था और हमने क्वेश्चंस को ईयर वाइज ना जमाते हुए लेवल वाइज जमा, यानी कि पहले टॉपिक वाइज, टॉपिक में जो कम लेवल का क्वेश्चन है फिर धीरे धीरे हमने लेवल को इंक्रीज किया ताकि हम सिस्टमेटिक वे से हर क्वेश्चन को समझ पाएँ। एक ही टॉपिक से क्वेश्चन से रहेंगे तो उसमें लेवल वाइज हम समझ पाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक सर्किट का जो पहला क्वेश्चन है बस एक फॉर्मूले पर बेस्ड है। चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। A coil of 300 tons is wound on a non-magnetic core having a mean circumference of 300 mm। यानी कि हमें कोयल दी गई है जिसे मैंने कोर पर लपेटा है जिसके नंबर ऑफ टन्स हमें 300 दिए गए एंड अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 300 mm स्क्वायर। ये जो हमें कोर दी गई है इस कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया, हमें जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमें 300 mm स्क्वायर दिया गया है। द इंडक्टेंस ऑफ द कोयल करस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर विल बी। अगर इस कोयल में मैं 3 एम्पियर करंट फ्लो करवा दूं और इस कोर की परमेबिलिटी हमें 4.10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर दी है तो आप बताइए कि हमारा इंडक्टेंस कितना हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया हो, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपने इंडक्टेंस किस चीज़ का निकाला। तो आपके माइंड में दो बातें हो सकती है। यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं जिनका हम इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, पहला कोर का, दूसरा कोयल का। अब बात करेंगे कि यार कोर का कौन इंडक्टेंस निकालता है, हम तो इंडक्टेंस कोयल का निकालेंगे। जब हम इंडक्टेंस कोयल का निकाल रहे हैं तो हमने कोर की क्वांटिटीज यानी कोर की लेंथ, कोर की परमेबिलिटी और कोर का एरिया क्यों इस्तेमाल किया। जब हमें किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालते थे उस वक्त तो हम वायर की लेंथ, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया और वायर की रेजिस्टिविटी का इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पर हमने कोर की चीज़ों का क्यों इस्तेमाल किया। इस टॉपिक पर हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले अगर नॉर्मल जिस वे में आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा वो वे समझते हैं। यानी कि अगर ये फॉर्मूला हमारे एग्जाम में आता तो बस एक फॉर्मूला पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, बाकी इसमें कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपको एग्जाम हॉल में फॉर्मूला पता है, परमेबिलिटी, नंबर ऑफ टन्स का स्क्वायर, एरिया और लेंथ, तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम सारी क्वांटिटीज़ को इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर परमेबिलिटी की वैल्यू हमें दी गई थी 4.10⁻⁷ और सारी क्वांटिटीज हमें 300 दी गई थी ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। पर हमें एरिया हमने mm स्क्वायर लिया है और लेंथ हमने mm में ली है। अब हमें ऐसा नहीं करना है कि हम दोनों क्वांटिटीज mm में ले लें या एक ही क्वांटिटी की वैल्यू पुट करें, क्योंकि हमें ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें माइक्रो हेनरी भी दिया गया है और मिली हेनरी भी दिया गया है। जो इंडक्टेंस की वैल्यू निकल के आई वो दोनों यूनिट में दी गई, तो आपको यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते हुए। तो इसमें हम mm से एक mm हमारा कैंसिल हो जाएगा, 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इस पूरे इक्वेशन का कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आएगा 113.04 मिली हेनरी। ये हुई हमारी बात की नॉर्मल ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। लेकिन क्या प्रोसेस हुई होगी, कैसे हमारा एक नॉर्मल किसी लोहे के टुकड़े पर वायर हमने लपेट दिया तो वो इंडक्टर कैसे बन गया हमारा। चलिए हम इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले हमने एक कोर ली, एक ऐसी कोर का हमें इस्तेमाल करना। देखिए हम एक कोर क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि हम आगे जब ट्रांसफार्मर समझेंगे तो हम इस कोर का ये इस्तेमाल है कि प्राइमरी कोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक कोर बड़ी आसानी से कैच कर सकती है। कैच की हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम दूसरे छोर पर एज अ करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ के छोर पर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेकेंडरी साइड पर अगर हम वाइंडिंग लपेटें तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स के कारण उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसलिए हमने एक कोर लोहे की या ऐसी कोर ली जिसकी परमेबिलिटी हाई हो, यानी कि वो बड़ी आसानी से इसमें फ्लक्स फ्लो करवा पाए। और इसमें हमने एक वायर को लपेटा, इस लपेटे हुए वायर में हमने एक एसी करंट फ्लो करवाया। जैसे ही हमारी इस वायर में करंट फ्लो हुआ तो फेराडे लॉ हमें ये कहता है कि किसी भी वायर में अगर चेंज होता हुआ करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उसके वायर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वायर में से निकालने के लिए एक फोर्स जिम्मेदार होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और ये फोर्स हमारा डिपेंड करता है इस वायर में फ्लो होने वाले करंट पे और नंबर ऑफ टर्न्स पर वायर के। तभी तो एक सीधा वायर ना होकर हम वायर को लपेटते हैं, क्योंकि सीधा वायर में नंबर ऑफ टर्न्स नहीं रहेंगे तो जितना उसका करंट रहेगा उतना ही उसका एमएमएफ रहेगा, और उस एमएमएफ की क्वांटिटी अगर कम रहेगी तो हमारे फ्लक्स भी कम ही निकलेगा। फ्लक्स यानी कि इस वायर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कम निकलेगी। अभी हमारे इस वायर में से हमारा फ्लक्स ऊपर की डायरेक्शन में निकल रहा है। ये फ्लक्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड कर्ल रूल से समझ सकते हैं कि फिंगर्स की डायरेक्शन में हमारा करंट और थंब की डायरेक्शन में फ्लक्स, तो हमें ऊपर जाता हुआ फ्लक्स नजर आएगा।
अब इस फ्लक्स को ये कोर में जैसे एक वायर में हमारा करंट फ्लो होता है, उसी प्रकार एक कोर में अगर फ्लक्स फ्लो हो तो उसे रिलक्टेंस नामक एक चीज होती है जो उसे बाधा प्रदान करती है। ये रिलक्टेंस की डिपेंडेंसी हमारी होती है इस कोर की लेंथ पर, कोर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर और कोर की कितनी परमेबिलिटी है। जब हमने अलग अलग कोर का इस्तेमाल किया तो हमने पाया कि रिलक्टेंस हमारा प्रोपोर्शनल है कोर की लेंथ पर, यानी कि जहां से हमारा फ्लक्स फ्लो होगा उस फ्लक्स की जो रास्ता है उसकी जो लेंथ है उस पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर कोर बने कितनी भी लंबी ले लो, इसलिए ये एल लेंथ हमारी कोर की लेंथ नहीं, इस क्वेश्चन में हमारी कोर की लेंथ है, लेकिन बेसिकली ये लेंथ है हमारी जहां जहां से जहां तक हमारा फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो टोटल लेंथ है हमारी। और जिस एरिया यानी कि जहां या जिस कोर में हमारा फ्लक्स घुसेगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारा रिलक्टेंस। यानी कि जितना ज़्यादा हमारा एरिया रहेगा उतनी आसानी से हमारा फ्लक्स फ्लो हो सकता है, क्योंकि उतना ही कम हमारा रिलक्टेंस रहेगा। जब हम सारी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिलक्टेंस होता है लेंथ अपॉन परमेबिलिटी इनटू एरिया। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट चीज है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी यानी कि ईज ऑफ फ्लक्स, कितनी आसानी से हमारा फ्लक्स फ्लो हो रहा है। परमेबिलिटी बिल्कुल सिमिलर है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम समझते थे कि किसी वायर में जब करंट फ्लो करवाएं और अगर वायर की कंडक्टिविटी हाई है तो बड़ी आसानी से हमारे वायर में करंट फ्लो होगा। उसी प्रकार अगर परमेबिलिटी हाई है तो हमारे कोर में बड़ी आसानी से फ्लक्स फ्लो होगा या फ्लक्स सेट हो सकता है। अब बात करते हैं तो पहली रिलेशन यानी कि हमने रिलक्टेंस को समझा। जब बात होती इंडक्टेंस की, इंडक्टेंस सबसे पहले पिक्चर में किससे आया, तो इंडक्टेंस आया कि जब हमने इस वायर में करंट फ्लो करवाया तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि निकलने वाला फ्लक्स हमारा प्रोपोर्शनल है बहने वाले करंट के। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया जिसे हमने बोला इंडक्टेंस एल आई। जब हम इंडक्टेंस को फ्लक्स और करंट की फॉर्म में निकालते हैं तो ये निकल कर आता है हमारा फ्लक्स लिंकेज यानी कि फाई पर यूनिट करंट। यानी कि हमारा इंडक्टेंस डायरेक्टली डिपेंड नहीं करा किसी बहने वाले करंट पर या फ्लक्स पर, ये तो इन दोनों का रेशियो रहेगा हमेशा। यानी कि जितना ज़्यादा करंट रहेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स रहेगा, तो हमारा कुल मिला के इंडक्टेंस कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों चीज़ों पर हमारा इंडक्टेंस डायरेक्टली डिपेंड नहीं करा, बस इनके रेशियो पर डिपेंड करेगा। तो फिर हमारा इंडक्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमारा इंडक्टेंस की डिपेंडेंस चेक करने के लिए हम दूसरी रिलेशन के पास गए। दूसरी रिलेशन हमें पता है कि एमएमएफ इज इक्वल टू होता है हमारा फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है हमारे वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज यानी कि सोर्स, यहाँ पर हमारा एमएमएफ सोर्स है, फ्लक्स जो हमारी इस कोर में सेट हो रहा है वहाँ पर वायर में हमारा करंट फ्लो होता है, रिलक्टेंस सिमिलर है हमारे रेजिस्टेंस की। एमएमएफ की वैल्यू हमारी एन आई, फ्लक्स की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे, फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू हम यहाँ से निकाल कर यहाँ पर पुट करेंगे। पहले रिलक्टेंस की वैल्यू लेंथ पर यूनिट परमेबिलिटी इनटू एरिया और फ्लक्स। अब जो हमने ये फ्लक्स की रिलेशन करंट के साथ बताई ये एक नंबर ऑफ टर्न्स के करंट बताई। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे एन है तो एन फाई हमारा प्रोपोर्शनल रहता है करंट के, और हमारा फ्लक्स निकल कर आता है एल आई अपॉन एन। फ्लक्स हमारा निकलेगा एल आई अपॉन में एन। यहाँ से अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू निकाल लूँ, इस फ्लक्स को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो इंडक्टेंस की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर परमेबिलिटी एरिया अपॉन लेंथ। यानी कि हमारा जो इंडक्टेंस रहेगा वो डिपेंड करेगा हमारे नंबर ऑफ टर्न्स पर, परमेबिलिटी ऑफ कोर पर और क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ से हमारा फ्लक्स फ्लो हो रहा है और जहाँ से हमारा फ्लक्स फ्लो होगा उस लेंथ पर। यानी कि हम मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स का पाथ में जितनी भी सारी चीज़ें आने वाली उन सारी चीज़ों पर हमारा इंडक्टेंस डिपेंड करने वाला है। इस क्वेश्चन में हमने बड़ी आसानी से हमने लेंथ और एरिया को डायरेक्टली पुट कर दिया। और जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि हम इंडक्टेंस किस चीज़ का निकाल रहे हैं, क्या हम वायर का इंडक्टेंस निकाल रहे हैं या कोर का निकाल रहे हैं। अगर हम वायर का निकाल रहे हैं तो क्यों हम कोर की सारी चीज़ों को इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। हम कोर की चीज़ों को वैल्यू इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हमारा फ्लक्स वहाँ से फ्लो हो रहा है। अगर इस वायर को मैं हवा में ऐसा घुमा दूँ और कोर न रखूँ तो हमारा फ्लक्स हवा में लीक होगा, यानी कि हमें हवा की परमेबिलिटी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और जिस जगह तक जहाँ जिस लेंथ तक हमारा फ्लक्स फ्लो होगा वो लेंथ पुट करनी पड़ेगी और वो एरिया पुट करना पड़ेगा। इसलिए आप इस गलतफहमी में न रहना कि हम कोर की चीज़ों पर डिपेंडेंसी है हमारी, बस कोर तो हमारा एक मीडियम है जिसमें हमारा फ्लक्स फ्लो हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा गेट 2007 में आया था, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें एक स्टेप आगे का सॉल्यूशन हमसे पूछा गया है।
An inductor designed with 400 tons coil wound on an iron core of 16 centimeter square cross sectional area and with a cut of an air gap length of 1 mm। यानी कि हमें एक कोर दी गई है जिसमें एयर गैप लेंथ की कुछ कट दी गई। द कोयल इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, नेगलेक्ट कोयल रेजिस्टेंस, कोर लॉस, आयरन रिलक्टेंस एंड लीकेज इंडक्टेंस। यानी कि हमें जितनी भी सारी चीज़ें नेगलेक्ट करने के लिए बोली है सबसे पहले हमें उन्हें समझना पड़ेगा, तब जाके हम आगे क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। वरना इसका सॉल्यूशन तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं लेकिन हमारे जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो बिल्ड नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें सारी जो जितनी भी सारी क्वेश्चन में हमें चीज़ें दी गई है उन्हें हमें पहले समझना पड़ेगा अच्छे से। पहली चीज़ की उन्होंने बोला गया कि आप एक सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए और सारी गिवन क्वांटिटीज हमने लिख दी है कि नंबर ऑफ टन हमें 400 दिए हैं और जो हमें एयर गैप दी गई है उसकी लेंथ हमें 1 mm दी गई है और एरिया दिया गया है उस एयर गैप का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था वहाँ पर हमें कोर की सारी क्वांटिटी दी गई थी, लेकिन हमारा फ्लक्स अब कोर में तो फ्लो हो रहा है पर कोर का जो रिलक्टेंस है वो हमें 0 दिया गया है। कोर का आयरन रिलक्टेंस हमें 0 दिया है, इसलिए हमें कोर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा फ्लक्स तो बड़ी आसानी से यहाँ पर फ्लो हो जाएगा। अब हमें दिक्कत आएगी जब हमारा फ्लक्स इस एयर में घुसेगा, इसलिए हमें एयर की सारी क्वांटिटीज दी गई। सेकंड चीज़ हमें इग्नोर करने के लिए बोला है कि आप लीकेज इंडक्टेंस को इग्नोर कर दीजिए। लीकेज इंडक्टेंस यानी कि जब हमारा करंट इस वाइंडिंग में से फ्लो होगा तो जितना भी फ्लक्स है वो सारा हमारा इस कोर में ही फ्लो हो जाएगा, न कि इस वाइंडिंग से बाहर निकलता हुआ वापिस इसके दूसरे कोने पर आ जाए। ऐसा नहीं होगा, सारा फ्लक्स हमारा इस कोर में ही फ्लो हो जाएगा। इसलिए हमारा लीकेज इंडक्टेंस हमें नेगलेक्ट करने के लिए बोला गया। थर्ड कोयल रेजिस्टेंस, ये कोयल रेजिस्टेंस हमें 0 दिया गया, R इज इक्वल टू 0 और कोर लॉस हमें 0 दिया गया। यानी कि जब ये फ्लक्स हमारे कोर में फ्लो होगा तो इस कोर में कोई हीटिंग इफेक्ट हमें शो नहीं होगा, यानी कि इस कोर का हमें रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करके रखना। देन एक सप्लाई हमने इसमें कनेक्ट की है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एक सप्लाई हम कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं कि इसमें हमसे पूछा गया है कि इस वायर में कितना करंट फ्लो होगा। अब आप समझिए कि इस एयर गैप के एरिया और लेंथ पर डिपेंडेंसी है कि यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा। ये डिपेंडेंसी कैसे है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर बहने वाला करंट है ये डिपेंड करता है इस वायर के इंडक्टेंस के ऊपर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो है नहीं फिलहाल में। अब जितना इसका इंडक्टेंस रहेगा उस हिसाब से इस वायर में से हमारा करंट फ्लो होगा। अगर हमें इंडक्टेंस मिल जाए इस वायर का तो हम बड़ी आसानी से इस कोयल में फ्लो होने वाले करंट को बता सकते हैं। तो हम प्रोसीड करते हैं इसके इंडक्टेंस निकालने के लिए। जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में समझा था कि हमारा इंडक्टेंस निकल कर आया था, हमने जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में इसका पूरा डेरिवेशन देखा है कि नंबर ऑफ टन्स का स्क्वायर होता है परमेबिलिटी एरिया अपॉन में लेंथ, ये हमारे इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। जब हम इस पूरी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो इंडक्टेंस निकल कर आता है वो आता है 0.32 हेनरी। इतना इंडक्टर हमारी ये एयर गैप हमें प्रोवाइड करेगी जब जिसकी हमें लेंथ और एरिया दिया था। देखिए हम बात करते हैं इस एल से हम रिलक्टेंस मतलब कि रिएक्टेंस निकालेंगे और उस रिएक्टेंस से हम वोल्टेज दिया है तो हम करंट निकालेंगे। एक सेल हमारा होता है 2πfL यानी कि ओमेगा एल, जो कि हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज यानी कि 100 पाई इंटू 0.32, यानी कि हमारा इंडक्टेंस यानी कि जो इंडक्टेंस हमारा दिया था 0.32, इससे हमने रिएक्टेंस निकाल। देखिए इंडक्टेंस और रिएक्टेंस में फ़र्क है। इंडक्टेंस यानी कि जो हेनरी वाली जो क्वांटिटी आती है कि इंडक्टर की जो हम बेसिक यूनिट देखते हैं हेनरी, वो इंडक्टेंस होता है। और जब हम उसके फ्रिक्वेंसी के माध्यम से जो रिएक्टेंस निकालते हैं जिसकी यूनिट हमारी ओम होती है, वो हमें बताती है कि कितना इंपीडेंस ये इंडक्टर हमारा प्रोवाइड कर रहा है। उस इंडक्टेंस की वैल्यू हमने ओम यूनिट के साथ निकाल ली है। अब इस इंडक्टेंस से हम निकालेंगे हमारे करंट को। जैसा कि हमें पता है V इक्वल टू होता है I इंटू Z। Z अभी हमारे केस में सिर्फ रिएक्टेंस है और V हमें वोल्टेज, ये वोल्टेज हमें दिया है RMS वैल्यू। ये RMS वैल्यू दी गई है हमें। इस RMS वैल्यू से हम RMS करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारी आएगी 230 वोल्ट हमें RMS वैल्यू दी गई है, I हमें निकालना है, Z हमने निकाला यानी कि 100.53। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास करंट की वैल्यू आती है 2.29 एम्पियर, यानी कि इतना करंट हमारा इस वाइंडिंग में फ्लो होगा, तब जाके हमारा इस कोर में फ्लक्स सेट हो सकता है। देखिए पहले करंट आया था, उसके बाद हमारा फ्लक्स आया था और उस फ्लक्स के कारण हमारा रिलक्टेंस बना था या मतलब इंडक्टेंस बना था। ऐसा नहीं कि कोर की वजह से मतलब कि एयर गैप की वजह से हमारा करंट फ्लो हो रहा है या
हाँ ये घट बढ़ सकता है, क्योंकि हमारा अगर इस कोर की लेंथ या एरिया में हम चेंजेस करेंगे तो हमारा इंडक्टेंस की वैल्यू में चेंज होगा, और उस आधार पर हमारे इस करंट की वैल्यू में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो ये हमारा आंसर निकल के आया है। अगली बार हो सकता है कि जो हमारी एयर गैप हमें दी गई है उसके साथ साथ हमें कोर की रिलेक्टेंस और कोर की भी लेंथ एरिया सारी चीजें दी जा सकती है, तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करने हैं। अगला मैग्नेटिक सर्किट से हमें क्वेश्चन 2018 में देखने को मिला, और ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। जैसे हमने दो क्वेश्चन में जितने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए बस उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारा। लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो एकदम से हमें क्लिक नहीं करता कि हमें सोल्व कैसे करना है ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब हम एग्जाम हॉल में रहेंगे तभी हम इसे मीडियम लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल जब घर पे सोल्व करें तो इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कि a transformer with toroidal core of permeability mu is shown in the figure, assuming uniform flux density across the circular core cross section of radius small r is less than capital R, and neglect any leakage flux. The best estimate for the mean radius capital R is। यानी कि हम अभी तक जो रेक्टेंगुलर कोर इस्तेमाल करते थे उसकी जगह इन्होंने एक सर्कुलर कोर इस्तेमाल की जिसका नाम टोरॉइड होता है। एक टोरॉइडल कोर हमने इस्तेमाल की, सर्कुलर लोहे की कोर हमने इस्तेमाल की, जिसकी हमें मीन रेडियस यानी कि इसका कुछ इनर पेरीमीटर रहेगा, इसका कुछ आउटर पेरीमीटर रहेगा, जिसकी मीन रेडियस हमें कैपिटल आर दी गई है। और इसकी मोटाई, गोलाकार की जो मोटाई होगी उसकी रेडियस हमें स्मॉल आर दी गई। और हमसे पूछा गया है कि आप इस कैपिटल आर की वैल्यू बताइए जब हमने सप्लाई वी कोस ओमेगा टी प्राइमरी साइड पर कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से हमारा आई साइन ओमेगा टी करंट फ्लो हो रहा है, और सेकेंडरी साइड हमने ओपन छोड़ रखी है और जिसके टर्न्स हमें एन एस दिए गए। अब आप जितनी क्वेश्चन में चीजें दी गई सबसे पहले हम इन चीजों को समझते हैं कि वी कोस ओमेगा टी से हमारे करंट आई साइन ओमेगा टी कैसे फ्लो हो सकता है। देखिए अब आप इस बात को समझिए कि जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था कि अगर हमारी कोइल का रेजिस्टेंस हमें 0 दिया हो तो हमारी कोइल पूरी प्योर इंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। प्योर इंडक्टर यानी कि जो हमारे इस वायर में करंट फ्लो होगा वो करंट हमारा सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा प्योर इंडक्टर, पूरा 90 डिग्री हमारा लेग करेगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि कोस ओमेगा टी जब हमने वोल्टेज लगाया वी कोस ओमेगा टी तो हमें करंट मिला आई साइन ओमेगा टी, यानी पूरा 90 डिग्री हमारा चेंज हो चुका है। एनपी यानी हम नंबर ऑफ टर्न्स हम प्राइमरी के दिए गए हैं, और इन सारी क्वांटिटीज के बेसिस पर ही हमें मीन रेडियस की वैल्यू बतानी। चलिए हम समझते हैं कि इस जो मीन रेडियस हमें दी गई है इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये मीन रेडियस हमें उस चीज की दी गई है जिस चीज में हमारा फ्लक्स फ्लो होगा। जैसे ही हमारा इस कोर में फ्लक्स फ्लो होगा, इस फ्लक्स को दिक्कत देने के लिए उसमें कोर में एक रिलक्टेंस मौजूद होगा। जो रिलक्टेंस हमारा होता है लेंथ अपॉन परमेबिलिटी इनटू एरिया। लेंथ यानी कि जिस लेंथ में हमारा फ्लक्स फ्लो होगा, एरिया यानी कि फ्लक्स फ्लो हो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ यानी कि जिसमें हमारा फ्लक्स फ्लो हो रहा है, फ्लक्स हमारा अभी फ्लो हो रहा है 2 पाई आर, इस कैपिटल आर वाले सर्कल के सरकमफेरेंस पर हमारा फ्लक्स फ्लो हो रहा है। एरिया हमें देखने को मिलेगा जिस गोलाकार मोटाई दी गई है उसकी रेडियस हमें स्मॉल आर दी गई है, इस स्मॉल आर के कारण हमारा एरिया निकल कर आएगा पाई आर स्क्वायर। यानी कि हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर इसलिए दिया गया ताकि हम एरिया और लेंथ कैलकुलेट कर पाए जहां से हमारा फ्लक्स फ्लो होगा। बाकी परमेबिलिटी तो हमें म्यू की म्यू दी गई है, इससे हम समझ गए कि हमारा रिलक्टेंस आ गया। अब हम आर की फॉर्म में हमारे रिलक्टेंस को लिख सकते हैं, यानी कि रिलक्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहां से हमारा पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और हम इस रेडियस आर को रिलक्टेंस की फॉर्म में निकाल लेते हैं। ये हमारे रेडियस निकल कर आई है हमारी रिलक्टेंस के फॉर्म में, यानी कि आर हमारा अब रिलक्टेंस के फॉर्म में निकल कर आ रहा है। यानी कि हमें एक दूसरी रिलेशन चाहिए ताकि हम इस रिलक्टेंस को रिप्लेस कर पाए। तो जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में पूरा जो इंडक्टेंस डिराइव किया है रिलक्टेंस या लेंथ और एरिया के फॉर्म में, हम उस फॉर्मूले के थ्रू इसको निकालें, न कि इस फॉर्मूले के थ्रू। ये पूरा डेरिवेशन हो जाएगा, तो हम उस फॉर्मूले की हेल्प से पूरी एक निकाल लेते हैं वैल्यूज। इंडक्टेंस वाले फॉर्मूले में हम एरिया की जगह हमारा पाई आर स्क्वायर डाल देंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेंथ की जगह हम 2 पाई आर। अब यहां से हम आर यानी कि हमारे उस रेडियस को इंडक्टेंस के फॉर्म में निकाल सकते हैं, और इस इंडक्टेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं वोल्टेज और करंट से। जैसा कि हमें ट्रांजिएंट में समझा है V इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी। तो हम इस दो रिलेशन के माध्यम से हम इस रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब ये रेडियस आर हमारी नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर, परमेबिलिटी और स्मॉल आर और इंडक्टेंस की फॉर्म में निकल चुकी है। और इंडक्टेंस की हमें एक रिलेशन पता है वोल्टेज के साथ कि हमारा वोल्टेज होता है एल डी आई बाई डी टी। अब हम ये सारी चीज़ें प्राइमरी पर देख रहे हैं क्योंकि हमें सेकेंडरी से मतलब नहीं, क्योंकि सेकेंडरी में हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए हमने प्राइमरी को चूज किया है। जैसा कि हमें ऑप्शन में नजर आ रहा है, हमें दोनों क्वांटिटीज के बीच में दिया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स को भी लेके एक ऑप्शन दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन हमें प्राइमरी के फॉर्म में दिए गए। तो हम सारी क्वांटिटीज को प्राइमरी के फॉर्म में सोल्व करना चाहते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज और करंट की रिलेशनशिप इंडक्टेंस के फॉर्म में हम प्राइमरी में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी हमारा ओपन सर्किट दिया गया है। तो हमने प्राइमरी पर हमें आई दिया गया था आई साइन ओमेगा टी, और v हमें दिया गया है v कोस ओमेगा टी। तो v कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे हमारा तो i ओमेगा कोस ओमेगा टी आएगा, क्योंकि हमारा i था, हमें पता है कि i था हमारा i साइन ओमेगा टी। यहां से हम हमारे l की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस ओमेगा टी से हमारा कोस ओमेगा टी कैंसिल हो चुका है। अब इस एल की वैल्यू हम हमारी आर यानी कि रेडियस की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आर की वैल्यू निकल कर आएगी ये हमारी रेडियस की वैल्यू निकल कर आ रही है। जैसा कि हमें समझ सकते हैं अपॉन में 2v हमें डी वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। यानी कि हमें जो तीनों क्वेश्चन देखिए वो बस एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे कि आप अगर प्राइमरी साइड पर हम वोल्टेज या सप्लाई देते हैं तो क्या उससे आप इंडक्टेंस निकाल पाते हैं, और इंडक्टेंस की किन चीज़ों पर डिपेंडेंसी। अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करें तो हमें इतना समझ में आता है कि हमारी इंडक्टेंस डिपेंड करता है हमारे फ्लक्स के ऊपर, और फ्लक्स डिपेंड करता है हमारे रिलक्टेंस के ऊपर, यानी कि जहाँ से हमारा फ्लक्स फ्लो होगा उस पाथ की हमें सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए। जैसे हमने 3 क्वेश्चन के माध्यम से समझा, हमने सर्कुलर कोर का भी इस्तेमाल किया और सर्कुलर कोर में भी समझा कि एरिया और लेंथ का हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ठीक है।